तो हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। एक पार्ट में हम लोग एस्टिमेशन करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की एक एक वैल्यू का पता लगाते हैं, और एक होता है हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ठीक है ना। तो हम लोग पहले बात करते हैं जब हम एक एक वैल्यू का, एक एक आइटम का पता लगाते हैं। वर्किंग कैपिटल बेसिकली बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करती है, हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है, कितना मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन साइकिल है, कितने बड़े लेवल पर हम काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है। करंट एसेट्स आता है एक तो, और दूसरा करंट लायबिलिटीज आता है वर्किंग कैपिटल में। एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है जिसे हम करंट एसेट बोल देते हैं, एक नेट वर्किंग कैपिटल होता है जिसे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी बोलते हैं। कुछ ना कहा जाए तो हम इसे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ही मानते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब। तो करंट एसेट का टोटल किया जाएगा, इसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस किया जाएगा, इन सब का एस्टिमेशन किया जाएगा क्या क्या वैल्यू है। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो वो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल होती है, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का हिसाब हम देख सकते हैं कि सपोज हमारी वर्किंग कैपिटल हर महीना चेंज हो जाती है, तो जो पूरे साल में सबसे कम वर्किंग कैपिटल है वो हमेशा पूरे साल रही, तो उसे हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं, और उसके ऊपर जितनी होती है उसे हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 20 लाख मिनिमम है, अब 25 लाख है तो 3 लाख हमारी 5 लाख जो है हमारी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हो गई, और 20 लाख परमानेंट है। 22 लाख है तो 2 लाख हमारी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हो गई। इन्फ्लेशन के केस में या हमारे आप बिजनेस बढ़ रहा है तो हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बढ़ती चली जाती है। ये डायग्राम ये शो कर रहा है। ऑपरेटिंग साइकिल होता है जब हम स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद वो रहता है, फिर डब्ल्यूआईपी में होता है, फिर वो डब्ल्यूआईपी प्रोसेसिंग चलता रहता है, फिर वो हमारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। फिनिश गुड्स हमारे पास कुछ समय के लिए रहता है, फिर हमारा उधार माल बिकता है, डेटर्स होते हैं, और फिर हमारा वो कलेक्शन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जितने समय में हमें पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। तो दो मेथड है जैसे मैंने आपको कहा, एक मेथड है एस्टिमेशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, और सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो हम जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का अंदाजा लगाते हैं तो इसमें एक रॉ मटेरियल रहता है हमारा मेन पार्ट, डब्ल्यूआईपी रहता है। डब्ल्यूआईपी में हम तीन कंपोनेंट की तीन पार्ट में से निकालते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। कुछ ना कहा जाए तो रॉ मटेरियल को हम 100% कंप्लीट मानते हैं, लेबर एंड ओवरहेड का पोर्शन 50% कंप्लीट मानते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है तो। और फिनिश गुड्स हम 100% होता ही है। अब हमारे पास यहाँ पर भी दो अप्रोच होती है इसे सॉल्व करने के लिए, एक होता है टोटल अप्रोच और एक होता है कैश कॉस्ट अप्रोच। कैश कॉस्ट अप्रोच में हम डेप्रिसिएशन को नहीं लेते हैं कॉस्ट में, क्योंकि उसके लिए हमें अलग से इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही हम डेटर्स में कॉस्ट के अलावा एक तो डेप्रिसिएशन नहीं लेते, दूसरा प्रॉफिट पोर्शन भी नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के लिए हमें कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो डेटर्स को हम कैश कॉस्ट पर ले सकते हैं या फिर हम सेलिंग प्राइस पर भी ले सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस पे लेंगे तो इसे हम टोटल अप्रोच बोलते हैं, और अगर हम कैश कॉस्ट पर लेंगे तो इसे कैश कॉस्ट अप्रोच बोल देते हैं। तो सारी एसेट और लायबिलिटी का पता लगाएंगे। तो टोटल अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, टोटल अप्रोच में हम एक तो डेप्रिसिएशन लेते हैं कॉस्ट का पार्ट, डब्ल्यूआईपी में हम डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, ओवरहेड्स में, फिनिश गुड्स में भी आ जाता है डेप्रिसिएशन, ओवरहेड्स में, डेटर्स में भी हम प्रॉफिट भी लेते हैं और ओवरहेड भी लेते हैं। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी आता है, प्रॉफिट भी आ जाता है, और क्रेडिटर्स तो नेट अमाउंट पर होती है। लेकिन कैश कॉस्ट अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं डब्ल्यूआईपी से, फिनिश गुड से भी, और सेलिंग प्राइस में डेटर्स कॉस्ट पर लेते हैं, सेलिंग प्राइस में से हम डेप्रिसिएशन भी हटा देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी हटा देते हैं, तो ये कैश कॉस्ट पे लेते हैं। तो इन दोनों में ये फर्क रहता है। कुछ नहीं कहेगा तो हम मेरे असाइनमेंट में बाय डिफॉल्ट कैश कॉस्ट बेसिस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें
तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों को ये बोल रखा है कि हमारा पैसा फिनिश गुड्स में 5,000 रुपये लगा रखा है, तो फिनिश गुड्स स्टॉक हमारा कितना हो गया 5,000। फिर हमें स्टोर्स में हमने 8,000 रुपये लगा रखा है, तो स्टोर का हमारा स्टॉक उसमें भी पैसा हो गया। फिर हमने जो सेल करा है उसमें हमने जो क्रेडिट किया है वो दे रखा है, तो हमने डेटर्स की अमाउंट निकाल ली और हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गई, या जिसे हम करंट एसेट कह सकते हैं। इसके बाद हमने क्रेडिटर्स की अमाउंट निकाली और वेजेस की अमाउंट निकाली, तो हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया। अगर कुछ नहीं कह रखा होता तो यही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाता। यहाँ बोल रखा है 10% कंटीजेंसी के लिए अलाउ करिए, तो 10% और ऐड कर दिया हमने, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई। आगे कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि हम लोगों को डेप्रिसिएशन एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट दे रखा हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बता रखा ओवरहेड में 5 रुपए डेप्रिसिएशन के इंक्लूडेड है। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 110 रुपए है। अगर कैश कॉस्ट की बात करें तो 105 हो जाएगी। अगर ये कैश कॉस्ट बेसिस पर हम करेंगे तो हम 105 रुपए की कॉस्ट लेंगे और डेटर्स भी 105 में लेंगे। टोटल कॉस्ट अप्रोच की बात करेंगे तो हमारा फिनिश गुड्स 110 में आएगा और डेटर्स 130 में आएगा। तो ये दोनों ही हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन में, टोटल अप्रोच भी और कैश कॉस्ट अप्रोच भी। यहाँ पर हमें ये बोल रखा है कि कैश बैलेंस है 2 लाख, तो कैश बैलेंस 2 लाख तो सीधी सीधी हमारी करंट एसेट रिक्वायर्ड है 2 लाख, चाहे कोई सा भी मेथड हो। यहाँ पर टोटल अप्रोच में भी हमारा आएगा 2 लाख रुपए और कैश कॉस्ट बेसिस में भी 2 लाख रुपए ही आएगा, क्योंकि कैश का बैलेंस। रॉ मटेरियल हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 1 महीने के लिए हमारा रॉ मटेरियल रहता है 1 मंथ की प्रोडक्शन के इक्वल, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो है 27,000 यूनिट्स। तो हमने देखा कि 27,000 यूनिट्स है और 1 महीने का रॉ मटेरियल है हमारा, तो 27,000 यूनिट पर 1 महीने के लिए 50 रुपए के हिसाब से हमारा रॉ मटेरियल पर यूनिट है। तो हमारा टोटल खर्चा रॉ मटेरियल पे 1,12,500 रुपए होने वाला है। तो चाहे वो कैश कॉस्ट बेसिस हो चाहे वो टोटल अप्रोच हो, दोनों में सेम ही आएगा, क्योंकि फर्क होता है केवल डेप्रिसिएशन का और प्रॉफिट का। तो अभी तक ना तो इसमें डेप्रिसिएशन है ना ही प्रॉफिट है। फिर आता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों होता है। कुछ ना कहा जाए तो हमने बात करी थी रॉ मटेरियल 100%, लेबर और ओवरहेड 50-50% लेते हैं। अब यहाँ पर हमें बता रखा है कि हमारा आधे महीने का WIP रहता है, हाफ मंथ का। तो हाफ मंथ का 27,000 का आधा महीना निकाला हमने। मटेरियल 50 रुपए, लेबर 20 रुपए दिया है, ओवरहेड 40 दिया, लेकिन हमने लेबर और ओवरहेड को 50-50% ले लिया। और याद रखिए हमने जो ओवरहेड है यहाँ पर 40 रुपए लिए हैं, क्योंकि टोटल अप्रोच है। अगर हम इसमें से 5 रुपए का डिप्रिसिएशन हटा दें तो ये हो जाएगा 35 रुपए। तो ये 35 रुपए हमने कैश कॉस्ट बेसिस पर लिया है। तो देख सकते हैं 56,250 सेम है, 11,250 सेम है, लेकिन जहां पर हमने ओवरहेड के अंदर डेप्रिसिएशन को हटा दिया कैश कॉस्ट में, तो ये जहां 22,500 आ रहा था वो कम हो गया, 19,688 रुपए हो गया। ऐसे ही फिनिश गुड्स टोटल अप्रोच में हम 110 रुपए पे लेंगे, जबकि कैश कॉस्ट में 105 पे लेंगे। डेटर्स 130 रुपए सेलिंग प्राइस पे लेंगे, लेकिन यहाँ पर 105 रुपए में ही आएगा। यहाँ ये बता रखा है कि हमारा 25% सेल कैश बेसिस पर है, इसका मतलब उधार केवल 75% है, तो 75% हमें डेटर्स का लेना होगा उधार जो। तो ये है हमारा मेनली, बाकी लेस तो होगा ही दोनों ही सिचुएशन में। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, यहाँ पर भी ध्यान रखना है, यहाँ ओवरहेड में 40 और यहाँ ओवरहेड में 35 रुपए लेना है। तो हम लोग कैश कॉस्ट बेसिस पे डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट को हटा देते हैं। डेप्रिसिएशन को हम ओवरहेड से हटाते हैं और प्रॉफिट को हम डेटर से हटा देते हैं, लेकिन हम टोटल अप्रोच में ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो ये हमारा मेथड था एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल मेथड, जिसमें हमें ये काम करना होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है। उस ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोगों को ऑपरेटिंग साइकिल निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं?
ऑपरेटिंग साइकिल होता है पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल के बाद में WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स। तो ये सब प्रोसेस में टाइम लगता है। इस पूरे पैसे को घूम के आने में जितना समय लगता है उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल बोल देते हैं। तो इसके लिए हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम सबसे पहले देखते हैं मटेरियल कितने समय के लिए हमारे पास रहा, रॉ मटेरियल जो अभी तक के क्वेश्चंस में दिया हुआ था, हो सकता है नहीं दिया हो तो हमें निकालना पड़े। तो यहाँ पर एवरेज स्टॉक और रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल कंज्यूम से डिवाइड कर देंगे और वो मंथ में है, डेज में है या वीक में निकालना है, उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मंथ में निकालना है तो 12 से, डेज में निकालना है तो 365 या 360। क्वेश्चन में अगर 360 लिखा है तो 360 कर लीजिए, नहीं तो 365, और वीक है तो 52 वीक्स कर लेंगे। अब यहाँ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। इसके बाद आता है कि WIP पीरियड कितना है, जिसे हम कन्वर्जन पीरियड भी बोलते हैं। तो WIP पीरियड के लिए हम लोग एवरेज स्टॉक ऑफ WIP को फैक्ट्री कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं और अगेन टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब फैक्ट्री कॉस्ट का क्या मतलब है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक इनकम स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें हमें सारी बात पता चल पाएगी। हम ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल लेते हैं तो मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। इसमें डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, प्राइम कॉस्ट आता है। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP के एडजस्टमेंट करते हैं तो इसे फैक्ट्री कॉस्ट बोल देते हैं। और इसमें हम ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऐड माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट लेना है, ये वाली कॉस्ट लेनी है जब हम बात कर रहे हैं WIP के लिए कि WIP कितने समय का है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, WIP कितने समय का है, तो उसके लिए हम एवरेज स्टॉक ऑफ WIP को डिवाइड कर रहे हैं फैक्ट्री कॉस्ट से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम पीरियड। फिर फिनिश गुड्स होता है, फिनिश गुड्स कितने समय का है, तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो रहता है उसे डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से और मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम पीरियड से। एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये रेशियो एनालिसिस में भी हमने पढ़ा था कि एवरेज हमारे पास कितना कलेक्शन आ रहा है। तो वही है, जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल कितने समय रहता है, WIP फिनिश गुड्स कितने समय रहता है, ऐसे हमारे डेटर कितने समय के रहते हैं। तो एवरेज डेटर प्लस BR को डिवाइड करते हैं हम एवरेज टोटल नेट क्रेडिट सेल से और इसे टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही पेमेंट पीरियड लेस होता है, इसमें हम क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पे भी लेते हैं और नेट क्रेडिट परचेजेस से डिवाइड करके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम ऑपरेशन साइकिल निकालने के लिए सबको प्लस करते हैं, माइनस कर देते हैं लाइबिलिटीज को, और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर निकालने के लिए टाइम पीरियड पूरे साल का उसे हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑपरेटिंग साइकिल का जो हमारा लेंथ है उससे। जैसे हमारा 365 दिन है और 10 दिन का एक ऑपरेटिंग साइकिल है तो हमारे पास 36.5 डेज हो जाएगा हमारे पास। 36.5 जो है टाइम्स हमारे इतने ऑपरेटिंग साइकिल साल में आ जाएंगे अगर एक ऑपरेटिंग साइकिल 10 दिन का है। अगर वो ये 12 महीने है और एक ऑपरेटिंग साइकिल 2 महीने का है तो 6 ऑपरेटिंग साइकिल हमारे पूरे साल में आएंगे। तो ये फॉर्मूला है उसका। हमें अब इनको करते हुए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक है ऐसा जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें हमें पहले ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल दे रखा है, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स और परचेजेस और रॉ मटेरियल पूरे साल में जो खरीदा है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेल सब कुछ दिया हुआ है और 365 दिन लेने को बोला। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना है, जिसका फॉर्मूला था एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक डिवाइड बाय मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग। तो ये हमने लगाया फॉर्मूला और हमने रॉ मटेरियल 53 डेज के इक्वल है निकाल लिया। WIP हमने 21 डेज का है, फिनिश गुड्स 26 डेज, डेटर्स 41 डेज, क्रेडिटर्स 55 डेज। और अब हम ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लेंगे।
86 डेज का ऑपरेटिंग साइकिल आ गया। अगर हमसे पूछा जाए साल में कितने ऑपरेटिंग साइकिल है, तो 365 डिवाइड बाई 86 डेज, तो कितने ऑपरेटिंग साइकिल साल में, ये भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हम लोगों को दोनों काम करने हैं। पहले तो ये डेज निकालने और उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए याद रखिए, अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के खर्चे, जितने भी खर्चे हैं, उन सारे के सारे खर्चों का अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल निकालना पड़ेगा अगर हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का पता लगाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो हमें देखना पड़ेगा रॉ मटेरियल में हमारा कोई वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस तो होता नहीं है। वेजेस का पहला खर्चा WIP से शुरू होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का पहला खर्चा डेटर से शुरू होता है। फिनिश गुड्स में भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग ओवरहेड नहीं आता। तो इस तरीके से हम पहले निकालेंगे हर एक एक्सपेंस के लिए अलग ऑपरेटिंग साइकिल, फिर उस एक्सपेंस को ऑपरेटिंग साइकिल से मल्टीप्लाई करके टोटल साल भर के दिनों से डिवाइड करके हर एक एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगा, जिसे ऐड करने पर कैश और कंटिजेंसी की अमाउंट ऐड करके हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। इसको हम शुरू में जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें से भी हम शुरू के 2-4 क्वेश्चन जो हैं वो भी हम इस मेथड से करके चेक कर सकते हैं। मैंने करवाया भी था आपको, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 या 3 या 1 में से कोई क्वेश्चन मैंने ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से आपको करवाया था, ताकि आप लोगों को ये मेथड भी समझ में आ सके कि कैसे हम करते हैं। ये रहा हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने नॉर्मली सॉल्व करा था तो 257,885 आ रहा था। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से किया तो भी हमारा यही आ रहा है। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से हमारे जितने भी खर्चे हैं, जैसे हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड है, तीनों को अलग अलग लिखना होगा। रॉ मटेरियल हमारे पास मटेरियल लगा होगा, लेबर ओवरहेड नहीं लगी होगी रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड पे, लेकिन जैसे ही वो WIP में आया तो लेबर ओवरहेड का आधा लग गया। जब हमें क्वेश्चन में सीधा टाइम पीरियड दिया है तो हम यहाँ पर लेबर ओवरहेड में 50% कर लेंगे, लेकिन अगर हमने खुद ही फॉर्मूला लगा के टाइम पीरियड निकाला है, वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, अगर हमने खुद कैलकुलेट करा टाइम पीरियड फॉर्मूला लगाकर, एवरेज स्टॉक और WIP डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इनटू टाइम पीरियड, तो उस सिचुएशन में हम लोगों ने खुद ही निकाला और वो अगर 4 आया वीक, फिर हम उसमें 50% नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें निकालते हुए 50% वैल्यू से निकाला हो। तो इस चैप्टर के अंदर तो यही था हमारा। 2 मेथड थे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के अंदर, एक में हमें टोटल अंदाजा लगाना होता था और एक में हमें ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से। अच्छा हाँ, इसके अंदर हमारा बाद में वो है ना, अलग अलग फाइनेंसिंग अलग अलग है कि हम मैक्सिमम परमिसिबल हमारा फाइनेंसिंग कितना हो सकता है वो है, वो और हम अभी देख लेते हैं। तो जो बैंक फाइनेंस हमारा कितना हो सकता है, टंडन कमेटी वगैरह है ना इसमें, तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट की फाइनेंसिंग कहाँ से होगी और किस अमाउंट से होगी और हम कैसे कर सकते हैं। तो हम हेजिंग या मैचिंग अप्रोच अपना सकते हैं। जो फिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसके लिए हम लॉन्ग टर्म लोन ले लें और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए हम शॉर्ट टर्म लोन ले लें, ये हो सकता है हमारी अप्रोच। कंजर्वेटिव हो सकती है कि 100% जितनी मैक्सिमम कभी भी हमें पूरे साल में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है उसके लिए हम लॉन्ग टर्म लोन ले लें, बार बार लोन लेने के झंझट से मुक्ति पाए। या एग्रेसिव अप्रोच हो सकती है, इवन परमानेंट वर्किंग कैपिटल में भी कुछ हिस्सा हम शॉर्ट टर्म लोन का रखें। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होगा जहां पर हमारी सबसे कम कॉस्ट आएगी, और ये ऑप्टिमल लेवल में भी हो सकता है जहां एवरेज जो मिनिमम प्लस मैक्सिमम एवरेज हो वो हम लॉन्ग टर्म लोन ले लें, बाकी हम शॉर्ट टर्म लोन ले लें। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं 2-3, और उसके बाद में हम लोग फाइनेंसिंग के लिए रिकमेंडेशन करी गई थी जो कमेटी ने, उसमें टंडन कमेटी है, उन्होंने हमें 3 फॉर्मूले बताए थे क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला था 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो फर्स्ट मेथड था इनका कि हमारा मैक्सिमम परमिसिबल लोन कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 75% ऑफ
करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सेकंड मेथड है 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और थर्ड होता है 75% ऑफ सॉफ्ट कोर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सॉफ्ट कोर करंट एसेट का मतलब है कि करंट एसेट में से कोर करंट एसेट माइनस कर दी जाए, तो ये सॉफ्ट कोर करंट एसेट्स आ जाती हैं। इसका 75% लिया जाए और माइनस करा जाए करंट लायबिलिटीज को। तो ये थे हमारी टंडन कमेटी, इनके क्वेश्चंस और हमारे नॉर्मल क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप बताइए, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो हम टोटल अप्रोच से काम करेंगे। डेटर्स को सेलिंग प्राइस पे दिखाएंगे और डेप्रिसिएशन को हम कॉस्ट का पार्ट ले लेंगे जब भी हम बैंक से लोन के लिए जाएंगे, क्योंकि बैंक से हमें लोन चाहिए ज्यादा, तो वैल्यू को ज्यादा पे ही हम लिखेंगे, कम में नहीं लिखेंगे। तो अलग अलग 2-3 और हैं हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई थी, उनको भी आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से हम काफी मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं।